हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स पे 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6 से 7 नंबर का, 5 से 6 नंबर का आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे सवाल आएगा ही आएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, तो मतलब अगर थ्योरेटिकल देखेंगे तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे पूछ सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पे जरूर आएगा, ठीक है। तो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स का। गाड़ी चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो उसी से रिलेटेड बेसिकली ये कुछ चीज़ है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल मतलब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली केमिकल तो आएंगे यार। और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड होती है। मान लो, सोच के देखो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, है ना, 20 सेकंड की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लो आप एक शहर में रहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे शहर में रहती है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड बुला रही है आपको। तो अब आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो डायरेक्टली फ्लाइट से चले जाओ, 1 घंटे में पहुँच जाओगे। थोड़े गरीब हो, ट्रेन से चले जाओ, 14-15 घंटे लगेंगे। थोड़े और गरीब हो, बस से चले जाओ, हो सकता है 20 घंटे लग जाएं। एकदम ही गरीब हो, साइकिल पे जाओ, 3 महीने में पहुंचोगे। डिफरेंट स्पीड हो गई ना, फ्लाइट की स्पीड एकदम तेज भागेगी। तो वैसे ही जो रिएक्शंस होती हैं वो डिफरेंट स्पीड पे काम करती हैं। मान लो एसिड बेस रिएक्शंस एकदम फास्ट हो जाती हैं, लेकिन जो अपनी ये होंगी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, लोहे में जंग लगना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन सालों लग जाते हैं उसमें। तो मतलब वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन स्पीड दोनों की क्या है? अलग अलग है, ठीक है। स्पीड क्या है दोनों की? अलग अलग है। ओके यार, तो एक इसमें मतलब ऐसे सवाल पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है ना। बहुत कम चांसेस है कि सवाल पूछेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में बताता है। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे या नहीं जाओगे। एक बार थर्मोडायनेमिक्स का काम खत्म हो गया कि हाँ भाई तुम मिलने जा रहे हो, तो केमिकल काइनेटिक्स बताएगा कि भाई अगर फ्लाइट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, ट्रेन से जाओगे थोड़ा और लेट पहुंचोगे, बस से थोड़ा और लेट, साइकिल पे तो बहुत ही लेट पहुंचोगे। मतलब केमिकल काइनेटिक्स ये नहीं बताएगा कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ ये बताएगा कि अगर जा रहे हो तो भैया तेज पहुंचोगे या धीरे पहुंचोगे। मतलब केमिकल काइनेटिक्स ओनली टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट टेल अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो क्या क्या पढ़ेंगे यार? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कौन बताएगा? बोलो फटाफट से। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताता है। कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। रिएक्शन कितनी होगी, किस एक्सटेंट तक होगी, कंप्लीट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। किस स्पीड में होगी, किस स्पीड पे होगी, इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में बताएगा भैया केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में कौन बताएगा? बोलो, केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। सही है। ये सारे सवालों के जवाब हमें, इन दोनों सवालों के जवाब मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, इन दोनों के सवाल मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। चलो तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया एसिड बेस रिएक्शंस। कौन सा बताया? एसिड बेस रिएक्शंस। बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट, मतलब उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत ही ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहीं पर अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन देखूंगा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा? थोड़ा स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। यार रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ज्यादा फालतू की बात अपन करेंगे नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड को बताता है। तुम फ्लाइट से जा रहे हो, स्पीड ज्यादा है, जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तुम साइकिल पे जा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? स्पीड को बताता है। सिंपली किसको बताएगा? स्पीड को बताएगा। स्पीड का फॉर्मूला याद करो, हमने क्या पढ़ा था? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है भाई। 2 बजे
चले 5 बजे पहुंच गए, ठीक है, 0 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई बोलो, एवरेज स्पीड क्या हो गई, 150 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 बजे थे तो 5 माइनस 2 यानी कि 150 डिवाइड बाई 3, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या। ये तो एवरेज स्पीड आई, मतलब आपने 3 घंटे में ऑन एन एवरेज 150 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये एवरेज स्पीड आई। क्या बीच में आप हर टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, नहीं, बीच में कोई गाय आ गई होगी, एकदम खाली रोड हो गया तो 100 पे भगा दी होगी, गाय आई तो एकदम रोकनी पड़ गई होगी, चाय पीने का मन किया, बीड़ी पीने का मन किया, रुक गए होंगे, समझ पा रहे हो क्या। तो एवरेज स्पीड आई है 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड में सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखेंगे, बीच में क्या हो रहा है उसको कौन बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। मान लो पापा की परी है ना, स्कूटी चला रही है पापा की परी, तो बीच में जो वो सुई दिखाती है ना, जो स्पीडोमीटर दिखाता है, वो क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, याद रखना का हमेशा। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसमें 2 टाइप के रेट हो सकते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा यार फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बात करेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का। एवरेज रेट मतलब एक इंटरवल में बताता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एन इंटरवल। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ऑन द स्पॉट बताएगा कि भाई इस टाइम पे तुम किस स्पीड पे भाग रहे हो। भाई गाड़ी चला रहा हूं मैं, खाली रोड है, 120 की स्पीड पे चली गई, तो मेरी एवरेज स्पीड 120 नहीं है, इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट पे 120 है, हो सकता है आगे जाके मेरे को रोकनी पड़ जाए, तो उस केस में फिर एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो क्या। तो इसको ना ग्राफ से देखते हैं अपन, स्पीड से रिलेट करना है। मान लो ये एक रिएक्शन है, क्या है, आर गिव्स पी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ में कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे फोकस कर रहे हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने शुरू में देखी कितनी थी, आर नोट थी, धीरे 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 कम हो रही जा रही है। किसी टाइम T1 से लेके आप किसी टाइम T2 तक जा रहे हो, कहां से कहां तक जा रहे हो, T1 से लेके बोलो T2 तक जा रहे हो। T1 टाइम के करस्पॉन्डिंग आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, R1 है, मान लेते हैं R1 है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, R1 थी। जब आप T1 से T2 पे गए तो कंसंट्रेशन कम होगी, कम होके कितनी हो गई यार, R2 हो गई, कितनी हो गई, R2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, डेल्टा R आ गया। अब आप देखो यार, पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी, बाद में कम हो गई है, पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई है। तो जब तुम R2 माइनस R1 करोगे ना तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, R2 माइनस R1 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और हमेशा याद रखना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बोलो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और डिवाइड बाई T2 माइनस T1। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये माइनस क्यों लगाया। अरे भाई R2 माइनस R1 की वैल्यू देखो ना, ये R2 है, ये R1 है, R2 माइनस R1 नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस वैल्यू आएगी, तो उसके सामने एक और माइनस लगा दो ताकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या बने, पॉजिटिव बने। तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, या फिर माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्लोप देखते हो, इस कर्व पे अगर मैं स्लोप बना देता हूं तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस माइनस dr/dt होगा, जिसकी वैल्यू माइनस स्लोप के इक्वल होगी। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं यहाँ पर। मान लो ये कर्व है, ठीक है, और भाई मेरे को बोला कि इतने पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे स्लोप बनाया और ये एंगल 45 पे जा रहा है, तो बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये एंगल 45 है, तो tan 45 कितना होगा, 1 होगा, तो r इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो भी यूनिट होगी उसके हिसाब से कर लेंगे, मतलब tan ऑफ दिस एंगल लेना है मुझे, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यही चीज़ अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में करोगे तो फिर भी वही आएगा, उसमें बस माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसमें डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कर देंगे, या P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, इस वाले में हम लोगों ने माइनस लगाया था, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं यूनिट की।
यार यूनिट क्या होगा, देखो ना कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही तो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट आएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आएगी आर की जो यूनिट आएगी वो आएगी मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि मोलैरिटी पर सेकंड या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये अपनी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। भाई मान लो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, डिपेंड करता है कि आप किस वजह से जा रहे हो। भाई मान लो आपको हॉस्पिटल में जाना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप स्पीड ज़्यादा रखोगे। आपको मौसम अच्छा है, आप धीरे धीरे चल रहे हो सकता है उस केस में आपकी स्पीड थोड़ी कम हो। रास्ते में मान लो रोड फूटा हुआ है, आपकी स्पीड कम होगी। रोड एकदम साफ़ है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। हैं, रास्ते में पहाड़ों वाला रास्ता है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। एकदम सपाट रोड है तो सीधा तेज़ भगाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना जिस पे आपका गाड़ी का स्पीड डिपेंड करेगा। वैसे रिएक्शन में भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे एक अगर मैं बताऊं तो है अपना कंसंट्रेशन, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा मान लो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी हो सकता है जिसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फैक्टर तो हो ही सकता है ये। ठीक है, फोर्थ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है। फिफ्थ हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो चुंबक की प्रेजेंस में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं। ठीक है, हो सकता है कोई कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। और सेवंथ जो है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। भाई मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। अब हम लोग काम की बातों पे आते हैं जल्दी जल्दी से। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये स्मॉल ए है स्मॉल बी है। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, ध्यान से सुनना, वो क्या होगा, -1/a डी ऑफ ए बाई डी टी, और इसी को मैं लिख सकता हूं -1/b डी ऑफ बी बाई डी टी। दो चीजों का ध्यान रखना है, जो भी लेफ्ट में दिखेगा, क्या बोल रहा हूं, जो भी लेफ्ट में दिखेगा उनके सामने माइनस लगाओगे। तो देखो कैपिटल ए लेफ्ट में है, माइनस लगा दिया, बी लेफ्ट में है, माइनस लगा दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। क्या कर दो? कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे मान लो रिएक्शन ये है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, -1/2 डी ऑफ ए बाई डी टी लिख लो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/3 डी ऑफ बी बाई डी टी लिख लो। ऐसा हो सकता है? हाँ या ना बोलो यार। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? अंडरस्टूड क्या? चलो ये देखो फैक्टर्स मैंने कुछ यहाँ पर लिखाए हैं, ये आप देख सकते हो। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इधर की तरफ देखते हैं अपन कुछ और एग्जांपल्स। देखिए जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल देखो आप, a + 2b गिव्स 3c + 4d। मैं फटाफट करवा रहा हूँ यार, है ना, स्पीड भैया इधर नहीं रहेगी मेरी। r = -d ऑफ a बाई डी टी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2 डी ऑफ बी बाई डी टी। रिएक्टेंट्स है तो उनके सामने माइनस लगा देंगे, और भैया कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही था तो 1, इधर 2 था तो 2, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, +1/3 डी ऑफ सी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू +1/4 डी ऑफ डी बाई डी टी। हाँ या ना बोलो यार। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। देखो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ये देखो ये एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये एग्जाम्पल देखो, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये एग्जाम्पल फेवरेट है इनका। ठीक है, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब इसमें क्या करोगे, N2 लेफ्ट में है तो माइनस आएगा, H2 भी लेफ्ट में है तो माइनस आएगा, इसके सामने प्लस आएगा, इसके सामने 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें 2 से। तो कौन सा आंसर आएगा यार बताओ, कौन सा आंसर आएगा? माइनस ये वाला आ जाएगा, -1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी इज इक्वल टू +1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलो सही है क्या? दिख रहा है सही को? सही दिख रहा है सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो मतलब कोई भी रिएक्शन है,
कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, कोई भी रिएक्शन मान सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये जो x और y है ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ध्यान रखना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो कांस्टेंट k लगा देंगे यार, तो r इक्वल्स टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल्स करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स ही करने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स ज़्यादा करेंगे। जैसे ये है, अब ये हमको एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ है, ये पेपर में भी तुमको दिया रहेगा, है ना, आपको कुछ सोचना नहीं है सर इसमें ये कैसे आ गया ये कैसे आ गया, पेपर में दिया रहेगा। मान लो ये रिएक्शन है और इसमें R इक्वल्स टू के इंटू CH Cl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर ये जो पावर आती है, जैसे इधर की तरफ देखोगे तो A की पावर क्या है x, B की पावर y है, तो x क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, y क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, और टोटल कर दोगे a प्लस बी या x प्लस वाई तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू CH Cl3 निकालोगे तो 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2 निकालोगे तो 1/2 आएगा, और अगर इसमें ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो 1 + 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा यार, बोलो सही है। इसमें ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 0, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, ओवरऑल ऑर्डर कितना आया, बोलो, ओवरऑल ऑर्डर कितना आया, 1 + 0 यानी कि 1 आया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, मान लो a + 2b गिव्स प्रोडक्ट है और इसमें r इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर -1/2 ये आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर बोलो, ओवरऑल ऑर्डर, इसकी पावर 2 इसकी पावर -1/2, तो 2 + -1/2 यानी कि ये 3/2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, ओवरऑल ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, t हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे वो रेट डिपेंड नहीं करेगा, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब कुछ रिएक्शंस होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, कुछ होती है कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल है, डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शंस, है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री कौन सी होती है, और कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप मतलब जो एक में होती हो, रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट बन गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, पहले रिएक्टेंट था उससे डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना, कुछ और बना, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना, तो 2 स्टेप भी हो सकती है, 3 स्टेप भी हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब उसके बाद आता है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी कॉन्सेप्ट में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। भाई मोलिकुलैरिटी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देख लो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये है कि मोलिकुलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में डिफाइंड होता है। कॉम्प्लेक्स कभी पूछ लिया तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड। एलिमेंट्री रिएक्शंस में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस एक दूसरे से टकरा के प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मैं बात करूँगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री के लिए करूँगा। भाई तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है, और इनफैक्ट जो इंडिविजुअल ऑर्डर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही इक्वल होता है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो ये रिएक्शन है a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, और तुमको बोला कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अगर कुछ भी नहीं बोला है तब तो आप बता ही नहीं सकते हो, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। लेकिन तुमको बोल दिया, क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये एलिमेंट्री है तो R = K × कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 लिख दोगे।
क्या हर बार लिख दोगे? नहीं, अगर एलिमेंट्री दिया होगा तभी करेंगे। एलिमेंट्री दिया होगा तो ऐसा करेंगे, और ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, जो सम ऑफ कोफिशिएंट है यानी कि 1 + 2 आएगा 3, और मोलिकुलरिटी भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। मान लो एक रिएक्शन और है, A + B गिव्स प्रोडक्ट, और क्वेश्चन में बोला है, अरे बोला है कि ये एलिमेंट्री, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो R = K × कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1 कर देंगे। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2, मोलिकुलरिटी भी 2। तो ये स्टेटमेंट अगर कहीं दिख जाए कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये। क्यों बोलो? For an elementary reaction, overall order of reaction is equal to molecularity of the reaction is equal to sum of the coefficients of the reaction, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ये हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के की यूनिट की बात करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर डिटरमाइन करना भी बता दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन है R = K × कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर है n, n की वैल्यू 0 हो सकती है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 हो सकती है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 हो सकती है तो सेकंड ऑर्डर। तो अब K R की यूनिट क्या होती है बोलो, मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K इंटू ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी की पावर n। तो यहाँ से K क्या आ जाएगा, मोलैरिटी की पावर 1 - n और डिवाइड बाई टाइम, यानी कि मोल की पावर 1 - n क्या होगा, सुनना ध्यान से, मोल की पावर 1 - n, जो मोल की पावर है उसका उल्टा कर दो तो लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, ये होगा K की यूनिट, किसकी, रेट कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनना, जो रेट कांस्टेंट होता है, जो K होता है ना, वो भाई साहब अपना n पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट आएगी K की। n की वैल्यू एक बार 0 पुट करो यार, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल की देखो 1 - 0 तो मोल की पावर तो 1 हो जाएगा, जो भी मोल की पावर है लीटर की पावर उसका उल्टा आएगा, तो लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। n की वैल्यू 1 है मान लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पुट करके देखो 1 - 1 0, मोल की पावर 0 मतलब 1, लीटर की पावर भी 0 मतलब 1 और सेकंड इनवर्स, तो इसमें खाली सेकंड इनवर्स आएगा। एक छोटी सी ट्रिक है, कभी भी अगर K की यूनिट में कंसंट्रेशन का टर्म दिखाई ना दे तो समझ जाना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो देखो 1 - 2 तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, जैसे इस टेबल में भी आप देख सकते हो, ये यही वाली यूनिट है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में देख लो सेकंड इनवर्स आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म दिखाई नहीं देगा, इधर मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को K की वैल्यू दे दी 1.3 × 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स, तो बताओ कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन है। तुम क्या करोगे, 1.3 × 10⁻5 कैलकुलेशन करने लग जाओगे। अरे कुछ नहीं करना, नंबर को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ किसको देखो, यूनिट को। क्या यूनिट में कंसंट्रेशन का कोई टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगी, क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। ठीक है, पहला। दूसरा, K की वैल्यू है 0.003 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कुछ मत करो, मोल की पावर पे फोकस करो, जो भी मोल की पावर होगी 1 - n के इक्वल पुट कर दो, तो वो 1 - n इज इक्वल टू -1, n की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड है K इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻5 मोल की पावर -3/2, लीटर की पावर 3/2 सेकंड इनवर्स। अब क्या करें, तो देखो ध्यान से सुनना, क्या होगा, मोल की पावर फोकस करो और उसको 1 - n के इक्वल पुट कर दो, तो 1 - n इज इक्वल टू -3/2, n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2, यानी कि ढाई ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, हो सकती है, ढाई ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये वाला देखना एक बार ध्यान से, इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से, इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना भाई, आप जब भी ऐसी टेबल वाले क्वेश्चन आ जाए, वैसे चांसेस कम है लेकिन फिर भी सुन लो, यहां पर देखो O2 की कंसंट्रेशन सेम है और इधर NO की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, दिख रहा है सभी को।
इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करी, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट क्या हो रहा है 0.096 से 0.384, 4 गुना हो गया, दिख रहा है क्या 4 गुना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं NO की कंसंट्रेशन या फिर कुछ भी हो सकता है यहां पर, इसकी कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करता हूं तो रेट क्या हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट 4 टाइम्स, इसका मतलब है कि NO की पावर तो 2 आई होगी यार, NO की पावर क्या होगा 2, तभी तो इसको डबल करोगे तो 2 का फैक्टर आएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तभी तो ये रेट क्या हो गया 4 टाइम्स आ गया, क्या आ गया 4 टाइम्स आ गया। बात समझ में आई। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इसको हटा दो। अब इस पे O2 के लिए निकालना है, O2 के लिए क्या करें, फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में क्या आपको इसकी कंसंट्रेशन सेम दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, और फर्स्ट से थर्ड में जाने पे इसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल होने पे रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, रेट भी क्या हो रहा है, बोलो डबल हो रहा है। मतलब अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हो, NO की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, मतलब NO के हिसाब से चाहे कुछ भी हो, इसकी कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि O2 के रिस्पेक्ट में पावर 1 आएगी, तो O2 की पावर 1 हो जाएगा। तो बस R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2, O2 की पावर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 3। इस पे बेस मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवा देता हूँ, 1-2, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो से पहले 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूँ, एक टेबल वाला एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ A है, ये कंसंट्रेशन ऑफ B है, और ये रेट है 0.01, ये है 4 इंटू 10 की पावर -6, 0.01, 0.02, 4 इंटू 10 की पावर -6, 0.02, 0.02, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो बताना है कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यार जो रेट होगा ना उसमें 10 की पावर सभी में सेम कर लो, इसमें 10 की पावर -6 है, इसमें 10 की पावर -6 है, इसकी 10 की पावर -5 है, तो पहले इसको चेंज करके 10 की पावर -6 में कन्वर्ट कर लो, अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। पेपर में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देंगे, आप इसको 16 इंटू 10 की पावर -6 लिख लो, तो ये भी 10 की पावर -6, ये भी 10 की पावर -6, ये भी 10 की पावर -6। अब सुनो ध्यान से, आप A की कंसंट्रेशन को सेम रख रहे हो और B को कर रहे हो डबल, दिख रहा है सभी को। A की कंसंट्रेशन मैंने फिक्स कर दी और B को डबल किया, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, समझ में आई बात। A की कंसंट्रेशन मैंने चेंज नहीं करी लेकिन B को डबल किया तो रेट अपना सेम है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो रेट क्या होगा, B की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा। चलो अब A की बात कर लेते हैं। A के लिए क्या करेंगे, अब इस पे देख लो, इसमें देखो, आपने कंसंट्रेशन ऑफ B को चेंज नहीं किया और इसको क्या कर दिया डबल, इसको डबल करने पे रेट क्या हो गया 4 गुना हो गया, दिख रहा है क्या, 4 से 16 हो गया, 4 गुना हो गया, तो मतलब A की पावर कितना आएगा 2 आएगा। तो R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 0, तो R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 0 आएगा यार। अब मैं K की वैल्यू कैसे निकालूं, तो जो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें पुट कर दो, तो K की वैल्यू R इक्वल्स टू है 4 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, 0.01 की पावर 2, उसकी पावर 0 है तो किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो तो 1 ही आएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 बराबर K इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ से K कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि 0.04। यूनिट निकाल लो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ओवरऑल, तो K की यूनिट क्या रहती है, मोल की पावर 1 - n यानी कि 1 - 2, लीटर की पावर n - 1 यानी कि 2 - 1 और सेकंड इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर 1 सेकंड इनवर्स, 0.04 आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, बोलो हाँ या ना, सही है, ये अपना हो जाएगा। इस तरह से टेबल वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें ऐसे करना अपने को। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लो पे आ जाते हैं, तो इंटीग्रेटेड में सबसे पहले तो अपना जीरो ऑर्डर ही आ जाएगा यार, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन तो पूछने वाले हैं नहीं, फॉर्मूला बता देता हूँ फटाफट से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, मान लो रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट, देखो भाई मेरे से उम्मीद मत करना कि अभी मैं तुमको एकदम धीरे धीरे 1 by 1 बताऊंगा, है ना, फटाफट से करेंगे अपन। A गिव्स प्रोडक्ट है, इनिशियली कंसंट्रेशन है C0, बाद में हो गया CT, तो R इक्वल्स टू -d ऑफ A by dt होगा यार,
एंड दैट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, तभी तो जीरो ऑर्डर कहलाएगी। तो माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इक्वल्स टू के होगा, इंटीग्रेट कर दो, माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, यानी कि डी ऑफ ए बराबर माइनस के डी टी, लिमिट 0 से t और इधर लिमिट c नोट से सी टी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, अरे डी ऑफ ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा a, तो कंसंट्रेशन ऑफ a और लिमिट लगाएंगे c नोट से सी टी बराबर माइनस के और डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से t। मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, सी टी माइनस सी नोट बराबर माइनस के टी, तो सी टी बराबर सी नोट माइनस के टी आ जाएगा। आपने वो बचपन में फॉर्मूला सुना था क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सुना होगा सभी ने 9th क्लास में, बस वही तो है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो है, बस उसमें u प्लस ए टी की जगह पे u माइनस ए टी है। सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। सी टी क्या है बोलो, फाइनल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, सी नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। अब रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए आप सी टी की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, है ना। रिएक्शन कंप्लीट होने में सी टी की वैल्यू 0, यानी कि टी 100% कंप्लीट होने के लिए सी टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी, तो यहाँ से टी 100 की वैल्यू सी नोट बाई के आ जाएगी। याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, सी नोट बाई के। अब आता है 50%, यानी कि हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, तो सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाई टू, तो सी नोट बाई टू इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी पुट कर दो, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ जाएगा सी नोट बाई टू के। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सी नोट बाई टू के होगा भाई, क्या होगा, सी नोट बाई टू के। ग्राफ देख लो यार, सी टी वर्सेज टाइम का ग्राफ है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस के होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, सीटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में सीटी वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, और फर्स्ट ऑर्डर में एलएनसीटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, याद रखना भाई। और जीरो ऑर्डर में मैंने क्या बताया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना होगा, सी नोट बाई के, और 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना होगा, सी नोट बाई टू के। यहाँ पर सवाल आ सकता है भाई हाफ लाइफ पे, बहुत मतलब अगर अलग अलग सेट में देखेंगे तो एक सेट में फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, एक सेट में जीरो ऑर्डर पे भी आ जाएगा, एक सेट में जीरो ऑर्डर पे भी आ जाएगा। मेरे को क्या लग रहा है, वैसे सेकंड ऑर्डर पे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर वाला भी मैं फॉर्मूला एटलीस्ट आपको बता ही दूंगा, ठीक है। चलो अब आप लोग बात करते हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ मैंने डिराइव कर चुका हूँ यार, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन भी बता देता हूँ और सारी चीजें भी बता देता हूँ। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है यार बोलो, रिएक्शन वही है, मान लो ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो वही सी नोट से जाएगा, तो माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 आ जाएगा। इस ए को नीचे ले आओ, तो डी ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बराबर माइनस के डी टी, लिमिट लगाएंगे 0 से टी, लिमिट लगाएंगे सी नोट से सी टी। डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, एल एन एक्स, तो एल एन सी टी या फिर एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए और लिमिट सी नोट से सी टी बराबर माइनस के टी। तो एल एन सी नोट माइनस एल एन सी टी माइनस एल एन सी नोट इक्वल्स टू माइनस के टी, यानी कि यहाँ से आ गया एल एन सी टी बराबर एल एन सी नोट माइनस के टी, ये अपना आ जाएगा एल एन सी टी बराबर एल एन सी नोट माइनस के टी, एल एन सी टी बराबर एल एन सी नोट माइनस के टी, ठीक है। मैंने बताया था ना, उसमें सी टी बराबर सी नोट माइनस के टी होता है, इधर एल एन सी टी इज इक्वल टू एल एन सी नोट माइनस के टी होता है। और सेकंड ऑर्डर में भी बता देता हूँ, सेकंड ऑर्डर में थोड़ा सा अलग होता है, सेकंड ऑर्डर में बता देता हूँ, 1 बाई सी टी बराबर 1 बाई सी नोट प्लस के टी होता है, उस सब में माइनस होता है, इसमें प्लस आता है, 1 बाई सी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी नोट प्लस के टी। जीरो ऑर्डर में क्या था बताना, बस ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो अपने आप सारे सवाल बन जाएंगे, सी टी इज इक्वल टू सी नोट माइनस के टी। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है बोलो, फर्स्ट ऑर्डर में एल एन सी टी बराबर एल एन सी नोट माइनस के टी, ठीक है। अब इसको और भी अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एल एन सी टी बराबर एल एन सी नोट माइनस के टी है, तो के टी की वैल्यू इधर से आ जाएगी एल एन सी नोट माइनस एल एन सी टी, यानी कि एल एन सी नोट बाई सी टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई के एल एन सी नोट बाई सी टी।
या फिर टी की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई के log C नोट बाई सी टी। टाइम कितना आएगा 2.303 बाई के log C नोट बाई सी टी। तो अब यहाँ पर पहली बात तो नोट करने वाली है कि सी टी कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर सी टी तुमको जीरो करना है तो समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है भाई। इनफैक्ट जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर या उससे बड़ी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें हाफ लाइफ निकालते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए वही करोगे, सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाई टू। हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाई टू। तो सी नोट बाई सी टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू log 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ ln 2 बाई के, और या फिर ये वैल्यू आ जाएगी 0.693। तो 0.693 बाई के। याद रखना हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। मतलब अगर मान लो मैंने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, सुनना ध्यान से, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने कंसंट्रेशन को 0.2 मोलर से 0.4 मोलर कर दिया, लेकिन हाफ लाइफ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाफ लाइफ सेम रही, हाफ लाइफ सेम रही। तो हाफ लाइफ अगर सेम रही तो याद रखना कि वो अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक इस पे न्यूमेरिकल आएगा 3 नंबर का, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस पे जरूर जरूर न्यूमेरिकल आएगा भाई। और ये है अपना टाइम रिक्वायर्ड फॉर x% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 2.303 बाई के log 100 अपॉन 100 माइनस x। ये कैसे आया भाई? देखो, अगर रिएक्शन x% कंप्लीट हो चुकी है तो मतलब 100 माइनस x बची है भाई। रिएक्शन अगर 20% कंप्लीट हो चुकी है तो मतलब 80% अभी बची हुई है। रिएक्शन अगर 40% कंप्लीट हो चुकी है मतलब 60% बची हुई है। रिएक्शन 70% कंप्लीट हो चुकी है मतलब 30% बची हुई है। तो x% कंप्लीट हो चुकी है तो 100 माइनस x बची हुई है। तो सी नोट अगर आपने 100 मान लिया है ना, सी नोट क्या मान लिया, 100 मान लिया, सी नोट मान लिया 100। तो सी टी मतलब कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, तो 100 माइनस एक्स बची हुई है। तो सी नोट अपॉन सी टी क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। अब ये न्यूमेरिकल ना जरूर आता है भाई, ध्यान से सुनना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 मिनट है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना आएगा। इस तरह के सवाल आपसे जरूर जरूर पूछे जाएंगे, जरूर जरूर पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था परसेंटेज कंप्लीशन वाले, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर x% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2.303 बाई के log 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना है, 10 मिनट है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 10 मिनट है, तो यहाँ पर 10 पुट कर दो, बराबर 2.303 बाई के log 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस 50। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 बाई के, और ये आ गया log 100 अपॉन 50, यानी कि log 2। अब इसको एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 इंटू log 2 बाई 10। बस इसको सोल्व मत करो, एज इट इज रहने दो। अब आगे पुट करो, आगे पुट करो T75, T75 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 2.303 बाई के, की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 2.303 इंटू log 2 बाई 10, तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, और log 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 75। 2.30 से थे 2.303 कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको बोला था ना सोल्व मत करना, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 100 डिवाइड नहीं 10 डिवाइड बाई log 2 और इंटू क्या हो जाएगा log, ये 100 और डिवाइड बाई 25 4 हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई log 2 और log 4 कितना हो जाएगा यार, 2 टाइम्स log 2, log 2 से log 2 भी कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, 10 इंटू 2 20 मिनट आ गया। कितना आया, 20 मिनट आ गया। समझ में आई बात। एक बात और बता देता हूँ, एक बात और बताता हूँ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अगर x मिनट है, ध्यान से सुनना। अगर कोई रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, अगर 90% रिएक्शन जो है वो x मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 99% कंप्लीट कितने में होगी, 2x मिनट में होगी। 99.9% कंप्लीट कितने में होगी, 3x मिनट में होगी। 99.99 कितने में कंप्लीट होगी, 4x में होगी। समझ रहे हो। अगर 90% रिएक्शन x मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 99 कितने में होगी,
2x में होगी, 99.9 कितनी होगी 3x में होगी, 99.99 कितने में होगी 4x में होगी। एग्जाम्पल के लिए अब आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ। मान लो t90 की वैल्यू है 10 मिनट, मेरे को बताना t99.9, ऐसे सोचना है t90 एक नौका दिख रहा है इसमें, अरे 9 एक दिख रहा है तो x मिनट है, तो 99.9 3 नौके दिख रहे हैं तो 3x आ जाएगा, यानी कि 3 × 10 30 मिनट। ठीक है, t90 की वैल्यू मान लो कि 15 मिनट है, t99 कितना आएगा, एक नौका दिख रहा है 15 मिनट, 2 नौके हैं तो 2 × 15 यानी कि 30 मिनट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लो, एक और एग्जाम्पल कर लो, t99 की वैल्यू है 20 मिनट, तो t99.9 निकालना है। कैसे करोगे, सुनो ध्यान से, t99 20 है, t99 20 है तो पहले t90 निकाल लो भाई, t99 तो अगर 2x है तो t90 कितना होगा, x होगा, आधा हो जाएगा, तो ये 20 का आधा कर दो पहले तो 10 मिनट हो जाएगा। t90 कितना होगा बोलो, 10 मिनट हो जाएगा, t90 कितना हो जाएगा 10 मिनट, तो t99.9 3 × 10 कर देंगे यानी कि 30 मिनट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 मिनट्स। ये 90% वाले पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता मत करो, पीडीएफ डाल दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे यार, अब हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे है कि जैसे मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है, तो C0 से C0/2 पहुंचने में मान लो कि 10 मिनट लग रहा है ना, एक हाफ लाइफ हो गई है। तो अगली हाफ लाइफ में क्या होगा यार, ये कंसंट्रेशन जो है वो C0/2 से C0/4 पहुंच जाएगी। अगली हाफ लाइफ में क्या होगा, C0/4 से C0/8 पहुंच जाएगी। अगली हाफ लाइफ में क्या होगा, C0/8 से C0/16 पहुंच जाएगी। समझ रहे हो, एक हाफ लाइफ में C0 से C0/2, तो अगली हाफ लाइफ में C0/4, अगली हाफ लाइफ में C0/8, अगली हाफ लाइफ में C0/16। तो अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स, कंसंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना होगा भाई, C0/2n होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो 2^1, n की वैल्यू 2 है तो 2^2, n की वैल्यू 3 है तो 2^3, n की वैल्यू 4 है तो 2^4। तो कंसंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ कितना होगा, C0/2n। एग्जाम्पल करवाता हूँ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद में कितनी होगी कंसंट्रेशन। सुनना ध्यान से, कंसंट्रेशन 1 घंटे बाद में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, हाँ या ना बोलो यार। अब हाफ लाइफ की वैल्यू 10 मिनट है, मतलब 10 मिनट में एक हाफ लाइफ होती है, तो 60 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी क्या यार। तो कंसंट्रेशन आफ्टर 6 हाफ लाइफ्स, कंसंट्रेशन आफ्टर 6 हाफ लाइफ्स, क्योंकि 1 घंटे में 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी, कितना आ जाएगा आंसर, C0/2⁶। C0/2⁶ हो जाएगा 64, यानी कि C0/64 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो, C0 से C0/2 पहुंचेगा 10 मिनट में, क्योंकि हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो C0 से C0/2 पहुंचेगा 10 मिनट में। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, C0/4। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, C0/8। अगले 10 मिनट में क्या हो जाएगा, C0/16। क्यों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 40 मिनट हो गए। अगले 10 मिनट में बोलो C0/32, और अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा, C0/64। जस्ट कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आंसर तो हम लोग पहले निकाल चुके। कंफर्म करने के लिए देख सकते हो C0/64 आएगा। एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ है 15 मिनट, कितनी है, 15 मिनट। तो आपको मुझे बताना है कि 1 घंटे बाद में कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, वैसे ही निकाल लो। C0 है, 15 मिनट बाद में C0/2 हो जाएगी, क्योंकि हाफ लाइफ 15 मिनट है, तो 15 मिनट बाद में C0/2। अगले 15 मिनट बाद बोलो, फटाफट बोलो यार, C0/4। अगले 15 मिनट बाद बोलो कितना हो जाएगा, C0/8। 45 मिनट हुई ना, अगले 15 मिनट बाद में कितना हो जाएगा, C0/16। सही है, C0/16 हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ हो जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो यार फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मेरे कहने पे, अगर T50 की वैल्यू x मिनट है ना, T50 की वैल्यू x, तो T75% जो है वो 2x होगा,
और T 87.5 जो है ना वो 3x होगा। मतलब अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में x मिनट लग रहे हैं तो 75% कंप्लीट होने में उसका डबल टाइम लगेगा 2x। 87.5 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3x टाइम लगेगा। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी को रेडियो एक्टिविटी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से भी पूछ सकते हैं कि C14 है और उसकी हाफ लाइफ है, C14 है उसकी हाफ लाइफ है 5770 साल, ठीक है। तो मुझे बताना है फाइंड आउट एज ऑफ द सैंपल, फाइंड आउट एज ऑफ द सैंपल which have only 80% of the concentration initially present। कार्बन डेटिंग में किसी भी सैंपल की एज डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो पहले तो ये समझो कि हाफ लाइफ 5770 है और हाफ लाइफ होता कितना है 0.693 बाई के, तो 0.693 बाई बराबर 5770 है, तो के की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 0.693 डिवाइड बाई 5770 ईयर इनवर्स, ये के आ गया रेट कांस्टेंट। अब इधर की तरफ आ जाओ, जो ओरिजिनली जो सैंपल था ना उसकी 80% कंसंट्रेशन है, मतलब ओरिजिनली अगर 100 था तो बाद में अभी बस खाली 80 ही बचा है, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 बाई के और वही log C0 बाई CT, तो C0 को 100 मान लो, 2.303 बाई के log 100 अपॉन 80। कुछ लोग क्या करेंगे log 100 अपॉन 100 माइनस 80 कर देंगे। अरे भाई 80% कंसंट्रेशन बची हुई है, मतलब अभी 20% ही खत्म हुई है, 80% बची है, तो C0 100 है, CT की वैल्यू 80 है। यहाँ से निकालेंगे, देखो सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व करो। 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.693 और डिवाइड बाई 5770 और इंटू log 100 बाई log 10 बाई 8 आ गया, यानी कि 1 माइनस log 8, 1 माइनस log 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 को लिख दो 2 की पावर 3, तो 3 टाइम्स log 2 आ जाएगा, यानी कि 0.9, ये वैल्यू आ गई 0.1 इतना आ जाएगा आंसर। अब इसको पेपर में सोल्व कर लो, देखो मैं बता देता हूँ सोल्व करके। 2.303 इंटू 5770 और डिवाइड बाई 0.693, 19,175 साल आ गया भाई, 19,175 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यार, वो आप लोग देख लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ देखोगे तब तो मैंने बता ही दिया था, LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ लीनियर आएगा, LNCT वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा लीनियर आएगा। एक ये ग्राफ और देख लो यार, इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं, ln C0 अपॉन CT भाई T इज इक्वल टू क्या है बताना 2.303 बाई के log C0 बाई CT है, तो log C0 बाई CT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log C0 बाई CT की वैल्यू कितनी आ जाएगी K अपॉन 2.303 इंटू T। इसको आप y एक्सिस पे रख लो, इसको आपने रख लिया x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी K अपॉन 2.303, ठीक है, ये ग्राफ आएगा यार, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। अब हम लोग हाफ लाइफ के बारे में ये सब जान चुके हैं, हाफ लाइफ कितना होगा बोलो 0.693 बाई के होगा, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। अब छोटा सा पॉइंट देख लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, सूडो वर्ड होता है नकली, सूडो वर्ड का मतलब क्या है नकली है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मान लो एक दोस्त है चंगू और एक दोस्त है मंगू। चंगू के पापा बहुत अमीर है, मंगू के पापा बहुत गरीब है। चंगू के पापा ने चंगू को दिए 10,000 रुपए, बोले बेटा जाओ खर्च करके आओ। मंगू के पापा ने दिए 10 रुपए। अब चंगू मंगू का पक्का दोस्त है, चंगू को लगा कि यार मेरे पास 10,000 रुपए हैं, अगर मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए और ऐसे इधर महंगी महंगी चीजें लेके आया तो मंगू को अपनी गरीबी का एहसास हो जाएगा। तो चंगू ने सोचा कि यार मंगू तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक काम करूंगा कि तू जितने रुपए खर्च करेगा ना मैं भी उतने खर्च करूंगा। अब मंगू के पास में तो 10 रुपए ही है, मान लो मंगू ने पहले 1 रुपया खर्च किया तो चंगू भी क्या बोलेगा 1 रुपया खर्च करेगा। वैसे वो बहुत सारे खर्च कर सकता था, लेकिन क्योंकि मंगू उसका दोस्त है उतना ही खर्च करेगा। तो मान लो कि जब घर वापस लौटे
तो मंगू ने पूरे के पूरे 10 रुपए खर्च कर दिए। चंगू ने भी क्या किया, अपने 10,000 नहीं, खाली 10 रुपए ही खर्च किए, क्योंकि वो मंगू का पक्का दोस्त था। जब मंगू का पापा बोलेगा कि बेटा क्या किया तुमने मार्केट जाके, तो मंगू बोलेगा कि पापा मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए। तो मंगू के पापा को तो ऐसा लगेगा ना कि उसने सारे रुपए खर्च कर दिए, मैंने उसको 10 दिए थे, 10 के 10 खर्च कर दिए। जबकि जब चंगू का पापा पूछेगा बेटा तुमने क्या किया, तो चंगू बोलेगा पापा मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए। तो चंगू का पापा हंसने लगे, अरे बेटा मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए, तूने खाली 10 रुपए ही खर्च किए, मतलब तूने तो कुछ खर्च ही नहीं किया। अरे 10,000 के कंपैरिजन में 10 रुपए खर्च किए तो नेग्लिजिबल अमाउंट खर्च करी ना यार। बस यही फंडा है। अगर आपके दोस्त के पास में बहुत ज्यादा रुपए हैं आपसे, तो आप अगर खर्चा करोगे, उतना ही खर्चा अगर आपका दोस्त कर रहा है, तो दोस्त के पैसे ऑलमोस्ट बराबर ही रहेंगे। 10,000 में से 10 कम कर दो तो 9,990, ऑलमोस्ट 10,000 ही है। वैसा ही कुछ यहां पर हमने को देखने मिल रहा है। T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है मान लो 0.01 मोल और इसके हैं 10 मोल। अगर ये पूरा का पूरा खर्च कर देगा तो ये भी 0.01 खर्च करेगा, तो 9.99 मोल ही बचे। मतलब क्या है यार, ऑलमोस्ट 10 ही हुआ, ऑलमोस्ट 10 ही हुआ, ऑलमोस्ट 10 ही रहा। मतलब आप ऐसे समझो कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यहां पे लिख रहा हूं मैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। अगर कंसंट्रेशन ऑफ A बहुत बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन ऑफ B से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अरे हाथी के मास में से चींटी का मास कम कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा। तो K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 जो है उसको तुम कांस्टेंट ही रख लोगे, तो इसको कोई कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट बोल दो K डैश, तो R इज इक्वल टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1 हो गया। तो ये एक्चुअली बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर जैसा, इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन एक्चुअली क्या फर्स्ट ऑर्डर था, एक्चुअली तो सेकंड ऑर्डर था, A की पावर 1 B की पावर 1, लेकिन अंडर द कंडीशन that concentration of A is much greater than concentration of B, it behaves as a first order reaction। तो यही होती है pseudo first order reactions। कौन सी होती है pseudo first order reactions, कौन सी होती है? मैं मतलब इसमें ये पानी का एग्जांपल से बोला है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। If concentration of one reactant is much greater than concentration of another reactant, then higher order reactions will behave as a first order reaction। दो एग्जाम्पल है भाई इसमें, एक अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। देखो ध्यान से भाई, पानी का मोल बहुत ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो 10 मोल में से 0.01 मोल कम हो जाएंगे तो 9.99 बचेंगे, ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो इसके लिए R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर आएगा। तो कायदे से देखने में तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है एस्टर से, तो आप K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O को कोई दूसरा कांस्टेंट K डैश मान लोगे, तो R इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करेगी। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इधर की तरफ आएगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मैं गारंटी कर देता हूँ क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। मैं लिख के देता हूँ, जब मैं पेपर डिस्कस करवा रहा हूँ तब भी आपको बताऊंगा, मैं लिख के देता हूँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, those reactions which are actually higher order reaction, but if concentration of one reactant is much greater than concentration of another reactant, it will behave as a first order reaction। दो एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। भाई साहब ये आपका 3 नंबर पड़े हैं मतलब, ठीक है ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जरूर सवाल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच यार। मेरी हालत एक्चुअली काफ़ी ख़राब है, मैं 2-3 दिन से काफ़ी बीमार हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियोस आएंगी तो आएंगी, तो आपकी तरफ से बस आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार। और मिलते हैं फिर सरफेस केमिस्ट्री के अगले वीडियो के साथ में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।